यह 1943 के आखिरी महीने यानी दिसंबर की बात है। मुझे अफ्रीका कांगो से ट्रांसफ़र करके भारत के शहर फतेहपुर सीकरी भेज दिया गया। मैं दरअसल बाकायदा बिल्डिंग और तामरा काम की मास्टर डिग्री याफ्ता था। मुझे हुकूमत बरतानिया से कांगो में 3 आला मेयार के बड़े पुल बनाने के काम में शिरकत और मदद करने के लिए एक तारीफ सर्टिफिकेट के अलावा 4,000 पाउंड्स का इनाम भी मिला था। यह मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात थी। मुझे भारत के शहर फतेहपुर सीकरी भेजने का मकसद आगरा और फिरोजाबाद के दरमियान 2 बड़े राब्ता पुल बनाने उनकी प्लानिंग करने का टास्क था। बहरहाल मैं 7 दिसंबर 1943 को जब मजकूर शहर के सिविल इंजीनियरिंग रोड्स के हेड क्वार्टर पहुंचा तो वहां चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर मिस्टर जॉर्ज ने मुझे हुक्म तौर पर कहा कि तुम आज ही से अपनी टीम जिसका कोड टीवी था के अमले के साथ मिलकर गव की निशानदेही वाली जगह पर जाकर देखो कि वहां किस तरह कैसे और कितने खर्चे पर 2 बड़े राब्ता पुल बन सकते हैं और तुमने मुझे अगले 20 रोज बाद अपनी खत्म रिपोर्ट देनी है। मिस्टर जॉर्ज ने मेरे मातहत काम करने वाले टीम के सब इंजीनियर मैथा सिंह से मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, यह अब से तुम्हारे साथ अपने 10 अफसरा और 16 दीगर स्टाफ के साथ काम करेगा, यानी हम टोटल 27 अफराद थे। मेहता सिंह इंजीनियर ने बड़ी तापेदारी से मुझे कहा कि सर, हम जिस इलाके में अपनी टीम के साथ सर्वे करने जा रहे हैं वह एक वीराने पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल है। वहां हमें हो सकता है कि मुकामी खतरनाक जानवरों और डाकुओं या चोरों का सामना भी करना पड़े, लिहाजा हमें अपनी टीम के साथ कम से कम 2 असला बरदार गार्ड्स भी रखने चाहिए। मैंने उसकी इस बात को चीफ ऑफिसर जॉर्ज के सामने रखा तो उसने मुझे उल्टा डांटते हुए कहा कि तुमने एक बहादुर मेहनत सरकारी ब्रिटिश ऑफिसर होने का सबूत फाहम करना है। यह हिंदुस्तानी हासी सब इंजीनियर मेहता सिंह न सिर्फ तुम्हारी हौसला शिकनी कर रहा है कि तुम्हें वहां जाने से डरा रहा है। मैंने वहां खुद 4 रोज गुजारे हैं। मैंने तो वहां ऐसी कोई बात नहीं महसूस की। उसने मेरा झूठा हौसला बढ़ाया था। वहां सब कुछ नॉर्मल है और वहां कुछ मुकामी लोगों की आबादी भी है। तुम वहां मुकामी आबादी के लोगों को न सिर्फ दबाना बल्कि उनकी खूबसूरत लड़कियों से अपनी दिलज भी करना। बकल राइटर डेविड माइकल उस वक्त चीफ सिविल ऑफिसर जॉर्ज ने मुझे बातों में टाल दिया, लेकिन उसने मेरी टीम के काम का बजट और खर्चा भी 20% बढ़ा दिया था और चंद सहूलतें अमला वगैरह भी बढ़ा दिया, यानी मुझ समेत 29 अफराद अमले के हो गए थे। उसने दोनों कर मेरी जाती खिदमत के लिए दे दिए जिनका नाम था अकबर खान और प्रसाद कमल। मैं अपने अमले और ज़रूरी साजो सामान के साथ फतेहपुर सीकरी के इलाका सोनारी गांव पहुंचा। स्टाफ के छोटे अमले ने अफसरा छोटे अहलका के मुश्तरका तौर पर खैम लगा दिए जिनकी तादाद 6 थी, जबकि खाने पीने स्टोर के सामान को रखने के लिए 2 आरजी पहाड़ों पर पत्थरों के छोटे कमरे बना दिए। मैंने अपने खैम में मिथा सिंह, देव पॉल हिंदुस्तानी क्रिश्चियन और इब्रार हसन टीम मेंबर को रखा। प्रसाद कमल और अकबर खान पड़ोसी खमे में
रहते थे। मैं उन्हें जब जरूरत पड़ती तो अपने पास बुला लेता, लेकिन मैं और मेरे साथ रहने वाले लोग ज्यादातर अपना काम खुद करते थे। इस इलाके में शदीद अजीब सी बदन को जलाने वाली गर्मी पड़ती थी और वहाँ मच्छर की मानंद इतने बारीक पिस्सू किस्म के जहरीले कीड़े और हसरा थे जो हमें बुरी तरह तस के साथ काटते थे। हमारे पास कोई ऐसी दवा या तेल ना था जिसको मिलाकर हम उनके जहरीले काटने से बच सकते। हमारे पास जो कंबल और चादर थी उसे हम अपने मुंह और बदन पर लपेट लेते थे, लेकिन इस तरह से सांस लेना मुश्किल होता था। वहाँ मैं और मेरी पूरी टीम रात को बमुश्किल 2 घंटे ही सो पाते थे। हाँ, अलबत्ता शाम को वहाँ हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलती थी। पिस्सू भी कुछ घंटों का वक्फा किया करते थे। सर, इन बुरे हालात में हम लोगों का काम जारी रखना इंतहा नामुमकिन है। मुझ समेत 4 अहलका को पिस्सू के काटने से बुखार हो गया है। यह बात मुझे मेहता सिंह ने शिकायती अंदाज में की तो मैंने फौरी तौर पर चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर को इमरजेंसी बुनियाद पर खत लिखकर एक अहलका के हाथ हेडक्वार्टर भेज दिया। वहां से उसी रोज बड़ी मिकर में लसर नामी सूखी घास भेजी गई। लसर घास दरअसल दो आबा के इलाके में उगती थी। उसे सुखाकर उसमें अमरूद के पत्ते मिलाकर दोनों को धूप में सुखाया जाता था और जहां मच्छर मक्खियां कीड़े बगाना मकसूद होता था वहां उसे जला दिया जाता था। उसके धुएं से रात मच्छर मक्खियां वगैरह भाग जाते थे। दूसरे, उसका ऐसा नशा होता है कि उससे नींद भी बहुत मीठी और अच्छी आती है। लसर के आने से हमें बहुत तसल्ली और खुशी हुई। हम हर रात हर खेमे में लसर को जलाकर सुकून से सोने लगे, क्योंकि मुझे बहैसियत इंचार्ज साइट पर होने वाले दिन में होने वाले काम की कारकर्दगी और अगले रोज की प्लानिंग की रिपोर्ट हेड ऑफिस भेजनी होती थी। तो मैं अपने खैम में मौजूद सीनियर इंजीनियर को जगाकर उनसे काम लेता था। मैं खुद भी रात गए तलक जागता था। इसके लिए चाय पीना लाजमी हो गया था। अकबर खान प्रसाद कमल हमारे लिए बड़े बड़े भगन में चाय बनाते थे। मुझे दरअसल लसर की घास के जलने से पैदा होने वाले धुएं से कुछ एलर्जी सी महसूस होती थी। मैं अपने खैम से रात के वक्त कुछ देर के लिए बाहर निकलकर एक छोटे से पहाड़ी पत्थर पर बैठकर एक आध सिगरेट पी लेता या विस्की का पैक वगैरह लगा लेता था। मेरी देखा देखी वहां मेरे और दूसरे खैम के अहल का भी मेरे पास आने लगे थे। सर, कभी कभार हमारे अपने खैम में रात को सोते वक्त आँख खुल जाती है तो नींद ही नहीं आती, हम बोर हो जाते हैं। यह बात खेमा नंबर 3 के जूनियर सब इंजीनियर ने की तो तुम लोग जो जाग सकते हो मेरे खमे में रात को आ जाया करो। मैंने उन्हें ऑफर की। मैं भी दिल से चाहता था कि इस वीराने आदम बेजार जगह में कुछ दिल बहलाने का कोई सबब बने। हुआ यूं कि दूसरे रोज ही मेरे खैम में खेमों से अहल का आकर कुछ देर के लिए शुगल मेला बातें कहानियां सुनाने लगे। मैंने उन तमाम अहलकान से कहा कि आप लोग 2 से 4 बजे सुबह तड़के तक आ जाया करें, ताकि बकिया वक्त 4 ता 9 बजे तक हम लोग किसी हद तक अपनी नींद पूरी कर लिया करें।
मुझे जिस टास्क के लिए भेजा गया था वह मेरे मुताबिक अगले 2 माह में भी खत्म न होने वाला था, क्योंकि सोनारी गांव से लेकर गोतार गांव तक बहुत कटी फटी उल्टी सीधी कुदरती पहाड़ियां, मैदानी इलाके होने के अलावा दरमियान में 4 बड़ी नदियां थीं, उनमें 2 अहम पुलों को बनाने के लिए इंतहा एहतियात और समझदारी की जरूरत थी। मैं इस काम को आराम और आहिस्ता आहिस्ता तरीके से करना चाहता था। मैं अपने मातहत अहलका ऑफिसर के साथ मजकूर जगह पर रोजाना सुबह 10:30 बजे से 6 बजे तक मुसलसल काम करता था। मैंने दौरानी ड्यूटी अपने मातहतों को सख्ती से ताकीद की हुई थी कि वह दौरानी ड्यूटी आपस में या मुझसे कोई फालतू जुगल मेले की बातें ना करें। इस पर मैं और मेरा आमला अमल करते थे। हाँ, ड्यूटी टाइम के बाद तकरीबन 7 से लेकर रात तक मुख्तलिफ खैम में रहने वाले तकरीबन तमाम कारकुन मेरे खैम में आ जाते थे। वहां हम लोग आपस में बैठकर लूस घास जलाकर उसके इर्द गिर्द बैठ जाते। वहां हमारी वक्त तौर पर पिशु जहरीले मच्छरों के काटने से जान छूट जाती थी। बाज दफा मेरे खेमे के बाहर भी महफिल लगती। हम चाय पकड़ से लुत्फ अंदोज होते। क्रिया नाम का एक इंजीनियर बहुत अच्छी देसी ताड़ी शराब बनाता था, हम उसके जाम भी नोश करते थे। अकबर खान मेरा खिदमतगार इंतहा शरारती, शुगर मेला लगाने वाला बेबाक इंसान था। वह बाज दफा बरना डांस भी करता, उसे कोई शर्म हया ना थी। जबकि प्रसाद कमल इंतहा लजीज मुर्गी कढ़ाई बनाता था, उसके साथ हम सब मिलकर प्याज लहसुन धनिया काटने और भूनने में मदद किया करते थे। एक दिन मैंने अपने एक हमराज सिख इंजीनियर बलराज सिंह को कहा कि वह मेरी जिस्मानी तलब यानी हवेस के लिए मुझे कोई फहाश लड़की का बंदोबस्त करके दे। उसने मुझे कहा कि सर, मैं फतेहपुर सीकरी शहर में जाकर फलां इलाके से आपके लिए एक लड़की लाता हूँ, लेकिन उस पर आपका बहुत खर्चा हो जाएगा। मैंने जोश जवानी और ताड़ी के नशे में कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा मुंह मांगा खर्चा दूंगा। वह शहर गया और शाम को मेरे पास वापस आया। उसने मुझे कहा कि सर, एक निहायत खूबसूरत कम उम्र जवानी से लबरेज लड़की मिली है। वह जिस्मानी ताल्लुक तो ना रखेगी, मगर वह रकासा बहुत अच्छी है। अगर आप चाहे तो उसे सिर्फ तमाम अमले और आपकी तफरीह के लिए ले आऊं। उसका रोजाना का खर्चा उसकी मालिक 10 रुपए मांगती है और वह यहाँ खैम में रहेगी। हमें सिर्फ उसके इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देने के अलावा उसे अच्छा खाना पना देना पड़ेगा। मैंने उसे कहा कि तुम उसे बेशक ले आओ, लेकिन उसके साथ कोई ऐसी लड़की भी लाओ जो मेरे साथ रात गुजार सके। बलराज सिंह ने जवाबन कहा कि इस तरह आपका डबल खर्चा हो जाएगा, यानी आप क्या इतना मालती बोझ बर्दाश्त कर पाएंगे। मैंने कहा कि तुम ले आओ, मैं अपनी जिस्मानी ख्वाहिश वाली लड़की का खर्चा अपनी जेब से दूंगा, जबकि रोजाना के हिसाब से तमाम अहल का
अफसरा की तनख्वाह से काटूं, क्योंकि वह भी तो रकासा का रक्स देखेंगे। मैंने तमाम अमले से अपनी इस तजवीज़ का जिक्र किया तो वह भी मान गए। जाहिरी बात है हम सारे शराबी दो चार को छोड़कर जानी थे। मैंने अपने तमाम अमले को कहा कि मैं तुमसे किसी को अपनी जिस्मानी ख्वाहिश वाली लड़की को नहीं दूंगा, वह सिर्फ मेरे साथ रहेगी। वो लोग भी मान गए। मैंने अपने खिदमतगार अकबर खान प्रसाद कमल को हुक्मा तौर पर कहा कि वह मेरे और फशा लड़की के लिए एक अलहदा छोटा खैमा द। उन दोनों ने मेरे लिए 3 बंदों के रहने के काबिल सबसे हटकर अलहदा खैमा दिया। शाम को बलराज सिंह अपने साथ 2 लड़कियां ले आया। दोनों खूबसूरत थी। उनमें से एक का नाम मोना कौर और दूसरी का नाम संता देवी था। मोनाज कौर दरमियानी वाजिब सूरत जिस्म फरोश, जबकि संता देवी डांसर और इंतहा खूबसूरत थी। उसके नक्श रंगत इंतहा सहर अंगेज थे, जबकि उसका बदन भी जवानी से भरपूर था। मोनाज कौर तकरीबन 25 से 30 साल की थी, लेकिन उसके जिस्म के खदो खाल बेकार से थे। मैंने तो उसके साथ याशी करनी थी, वही उस वक्त मेरे लिए किसी हसीन परी से कम ना थी। जब मैंने संता देवी का हुस्न देखा तो दिल में सोचा कि काश यह जिस्म फरोश होती मैं, और मेरे मातहत तमाम अफसरा अहल का उसका अछूता जलवा देखकर खुश हो गए। उन दोनों लड़कियों के आने के बाद मैंने उनके डांस पार्टी अपने साथ मनाज कौर को रखने और अमले को रात को किस वक्त सोना जागना है, इन सब चीजों का एक खुसूसी टाइम टेबल बना दिया। मैंने जिस्म फरोश लड़की के साथ रात गुजारने के लिए अपने मिडनाइट वर्क को खत्म कर दिया था, यानी जो मैं रात को सरकारी काम करता था। फिर मैं अपना तमाम काम मजीद फिक्र से दिन ही को करने लगा। मनाज कौर मेरे साथ बहुत खुश अखलाकी से रही। उसने बहुत अच्छी तरह मेरी कराए की आरजी बीवी होने का किरदार अदा किया। वह बहुत रोमांस और मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखने वाली थी। मैं उससे इतना खुश था कि मैंने उसे पेशकश की कि अगर तुम आइंदा अपना जिस्म फरोशी वाला तिजार काम छोड़ दो तो मैं तुमसे मसीही मजहब के मुताबिक शादी करने को तैयार हूँ। दरअसल मैं अपनी बीवी लसन के साथ दिली तौर पर खुश ना था। वह बदमजाज और छोटी छोटी बात पर लड़ने वाली औरत थी। उसने मुझे जवाबन कहा कि यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी मुस्तकिल बीवी होने के काबिल नहीं रही हूँ। मैं 2 नाजायज बच्चों की माँ भी हूँ। मेरा खाव मर चुका है। मैं यह बेज़मीर काम अपनी गुर्बत की वजह से करती हूँ। हाँ, यहाँ से जाने के बाद तुम मुझसे मिलने फतेहपुर सीकरी के शहर के फला बाजार में मिलने आ सकते हो। मैं तुमसे उस मुलाकात और दोस्ती के कोई पैसे ना लूंगी। यहाँ यह बताना जरूरी है कि संता देवी को रात के रक्स के बाद मेरे हुक्म पर मेरे खैम के तीसरे बिस्तर पर लिटा दिया जाता था। वह अपने साथ एक पुसर चोबी बक्सा लाई थी। वह उसे खाना पानी देती थी। हमारा ख्याल था कि उसके अंदर कोई चूहा वगैरह होगा। वह अपने काम यानी डांस करने के बाद कुछ देर के लिए मनाज कौर से बातें करती थी। हालांकि मैं दिल से चाहता था कि वह भी मुझसे बातें करे।
उसके अंदर हुस्न के अलावा संजीदगी की भी खूबी थी। संता देवी के पास एक छोटा सा चोबी बक्सा था, उस पर ताला लगा हुआ था, जबकि बक्से के ऊपर जरा सा सुराख था। वह बक्से के ऊपरी सुराख से उस पर गोश्त के टुकड़े, ज्यादातर मूर्ख की टांगे और दूध डाला करती थी। उस चोबी बक्से में से अक्सर खड़-खड़ की आवाजें आती थी। उसने यह राज किसी को नहीं बताया था कि इसके अंदर असल में है क्या। जब कोई उससे पूछता कि इसके अंदर क्या है, तो वह कहती कि इसके अंदर मेरा दोस्त यानी मेरे होने वाला जीवन साथी रहता है। उसकी यह मतक किसी को समझ नहीं आती थी। मनाज कौर ने मुझे बताया था कि यह कोटे में भी इस बक्से में बंद किसी पुर असरार नादीद मखलूक के साथ रहती है और इसी के साथ अपना ज्यादातर वक्त बिताती है। वह अपनी ड्यूटी की भी बड़ी पक्की थी। मेरे टाइम टेबल के मुताबिक उसके रात को वक्फ से 2 डांस प्रोग्राम होते थे। वह बहुत दिल फरेब सहर अंगेज बड़े भड़कीले कपड़े पहनकर अपने कूले और फरवा जिस्म को थरथरा कर डांस करती थी। वो इस तरह रक्स करती थी कि टिप की लालच में तमाशबीन के पास नहीं आती थी, बल्कि एक महदूद दायरे में रहकर अपनी ड्यूटी देती थी। मेरे अमले के हर ऑफिसर स्टाफ की यह ख्वाहिश होती थी कि वह उसके बदन को छुएं या उसके सुर्खी माइल सफेद गालों पर चुटकी काटे, लेकिन वह किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं देती थी। मनाज कौर ने भी यह बताया था कि इसे मेरी मालकिन बहुत दूर के शहर रावलपिंडी के किसी इलाके से लाई थी। उस जमाने में फतेहपुर सीकरी से रावलपिंडी बहुत सैकड़ों मील के फासले पर था। मनाज कौर ने यह भी बताया कि इसका कुछ पता नहीं, यह किस खानदान से ताल्लुक रखती है। वह फिर से बक्से में बंद जानवर को खुराक देती और उस बक्से को दूसरों से छुपा कर रखती। मैं बदस्तूर सोनारी गांव में अपने टास्क 2 पुलों की तामीर के लिए अपना सरकारी काम बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा था। मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 15 रोज हो गए थे, वक्त का पता ही ना चला। मुझे यहाँ अब लुत्फ आने लगा था। उसकी वजह यह थी कि मेरे अमले के ऑफिसर्स बहुत मेहनती और मुझसे मुखलिस थे। यह अलग बात है कि हम लोग काम करने के बाद शराब, रक्स वगैरह से लुत्फ अंदोज होते थे। यह हमारा जाती मामला था और इन तफरीही कामों से ही हम अपनी बोरियत को दूर करते थे। एक दिन बलराज सिंह सब इंजीनियर ने मुझे कहा कि सर, मैं इन लड़कियों की बाई से वादा करके आया था कि मैं इनको 17वें रोज वापस ले आऊंगा, लिहाजा यह आज से तीसरे रोज यहाँ से चली जाएंगी। मैंने कहा कि यार, इन दोनों को कम से कम 1 हफ्ता मजीद यहाँ रखो। इन दोनों की वजह से मैं और मेरा अमला दिल लगाकर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन उसने कहा कि सर, इसके लिए आपको मेरे साथ शहर इनके कोठे पर जाकर इनकी मालकिन से बात करना होगी। अगर यह लड़कियां मुकर्रा वादे पर अपने ठिकाने पर ना पहुंची तो इनकी मालिक पुलिस को रिपोर्ट करवा देगी। वह बहुत बदमिजाज है। उस जमाने में ब्रिटिश सरकार इंडियन कोठों वालियों से बाकायदा लाइसेंस देकर उनके हुकूक का खास ख्याल रखती थी। उन्हें
हर किस्म का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी देती थी। यह कोठे वालियाँ नायका बाकायदा कम से कम सालाना 000 टैक्स अदा करती थी। मैंने दोनों लड़कियों से कहा कि क्या वह यहाँ रहना चाहती हैं। तो सच्ची बात है उन्होंने इनकार कर दिया और अपनी अपनी मजबूरियां बताई। मोनाज कौर ने कहा कि मेरे बच्चे मुझे याद कर रहे होंगे। मैं जब यहाँ आई थी मेरा छोटा बेटा बीमार था, वह ना जाने किस हाल में होगा। जबकि संता देवी ने कहा कि उसने गुप्ती की पूजा करनी है। यह पूजा की पसंदीदा जानवर की जिंदगी की सेहत के लिए की जाती थी। यह दरअसल हिंदू औरतों की पूजा करवा चौथ से मिलती जुलती थी, जो वह अपने खांव की दराज उम्र और सेहत के लिए करती थी। उसने यह भी कहा कि अब यहाँ मजीद मजदूरी नहीं करना चाहती। मैंने उन दोनों लड़कियों को लालच भी दिया कि मैं तुम्हारा मुआवजा मजीद बढ़ा दूंगा, लेकिन वह ना मानी। बहरहाल यह तय हो गया कि बलराज सिंह उन दोनों लड़कियों को वापस शहर में उनकी नायिका के हवाले कराएगा। मैंने उन दोनों लड़कियों के जो हमारे जिम्मे रकम बनती थी उसकी मजमुआ रकम से ज्यादा उन्हें पैसे दे दिए। मनाज कौर मेरे कंधे से लिपट कर रोने लग गई। उसने मुझे कहा कि डेविड माइकल, मेरा यहाँ से जाना मेरी मजबूरी है। मेरे पाँव में गुर्बत और 2 बच्चों की जंजीरें पड़ी हुई हैं, तो मुझसे मिलने कोठे पर लाजमी आना या कुछ रोज बाद बेशक मुझे अपने पास बुला लेना। जबकि संता देवी ने अपना कोई रद्दे अमल जाहिर ना किया। उन दोनों के एक रोज जाने से पहले ही मैंने मनाज कौर से कहा कि आज रात मुझे इतना खुश करो कि मुझे ऐसा लगे कि मेरे पैसे पूरे हो गए हैं। जबकि दूसरी जानिब संता देवी से मैंने दरख्वास्त की कि वह जाते जाते आज रात 2 के बजाय 3 डांस करे। वह दोनों लड़कियां मान गई। मैंने आखिरी शब्द जब मनाज कौर के साथ गुजारी तो वह इंतहा मायूस कून मूड में रही। सारी रात मुझसे बगलगीर होकर रोती रही। उसने मुझे कहा कि मेरी जिंदगी और मोहब्बत सिर्फ दूसरों की खरीदी हुई आरजी है। मैं क्या सारी जिंदगी यूं ही बिकती रहूंगी। मैंने उसे कहा कि तुमने अगर कभी कहा तो मैं तुमको मुस्तकिल सच्चे दिल से अपनी बीवी बना लूंगा। उसने मुझे कहा कि मेरा हर गाहक मुझसे इसी किस्म की बातें करता है, लेकिन वक्त गुजारने के बाद कोई अपनाता नहीं है। संता देवी ने मेरे मुलाजमीन और मेरे सामने जाते जाते रात को 3 शानदार मुनफरिद डांस के प्रोग्राम किए। उससे मैंने पूछा कि यह तो बता दो कि तुम जो अपने साथ चोबी बक्सा लाए हो उसमें कौन सा जानवर मौजूद है या इसमें है क्या। उसने कहा कि मैं यह तो नहीं बताऊंगी कि इसके अंदर कौन है, लेकिन यह जरूर बता देती हूँ कि इसमें मेरा जीवन साथी मेरा महबूब बंद है। मैंने उसे मजाक से कहा कि तुम्हारा जीवन साथी तो कोई इंसान होना चाहिए था ना कोई जानवर कैसे हो सकता है। उसने मेरे सवाल का कोई जवाब ना दिया, बस हल्का सा मुस्कुराती। 400 बजे सुबह बलराज सिंह ने उन दोनों लड़कियों को शहर ले जाना था। मुझे और पूरे अमले को उनकी जुदाई का इंतहा दुख था। हम सारे स्टाफ अमले के लोग 3 बजे रात तक उनके साथ जाके और फिर सो गई। उन लड़कियों का जरूरी सामान जो यह साथ लाई थी वह और जो हमने उन
तोहफे दिए थे वह एक जगह खैम नंबर 4 में रख दिए गए थे। वहां सामान को तरतीब से रखने के लिए संता देवी रुक गई थी। उसे मैंने कहा कि तुम काम खत्म करने के बाद मेरे पास यानी मेरे खैम में आ जाना। वह बहरहाल सारा सामान तरतीब से रखने के बाद कैंप नंबर 4 पर वहीं एक कोने में सो गई। शायद वह थक गई थी। मैं और मनाज को और गहरी नींद सोए हुए थे कि मेरे पास मेरा खाती अकबर खान आया। उसने मुझे जगाया और कहा कि सर खैम नंबर 4 में संता देवी और वहां मौजूद सर इंद्रनाथ हेल्पर और मिन्हाल सिंह सब इंजीनियर के दरमियान सख्त लड़ाई हो रही है। संता देवी बुरी तरह से रो रही है। मैं और मोनाज को हड़बड़ा कर गिरते पड़ते सीधे खमा नंबर 4 की जानिब भागे। वहां हमारी निगाहों ने देखा कि संता देवी सरेंद्र नाथ हेल्पर मिन्हाल सिंह को शदीद गुस्से में गलीज गालियां और कोसने देते हुए रो रही थी, जबकि खमे में मौजूद बकिया मकीन उसे चुप करवाने में लगे हुए थे। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा था कि उनके दरमियान किस बात पर झगड़ा हो रहा है। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता, मनाज कौर ने तेजी से उससे कहा, संता देवी तू इन दोनों को इतनी नाजबा गालियां और कोसने क्यों दे रही है? आखिर माजरा क्या है? वह मजीद शिद्दत से रोते रोते टूटे फूटे अल्फाजों में यह बोली, इन दोनों बदमाशों ने मेरी इज्जत लूट ली है। क्या मेरे मुंह से यह जुमला झटके से निकला? सच्ची बात है, मुझे उस वक्त अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि वह इतना नाकाबंदी आएगा। यानी हमारी मालक इस हादसे की खबर हेड क्वार्टर में दे देगी और फिर डेविड तुम्हारे लिए बड़े इम्तिहान का कड़ा वक्त आएगा। मैंने सरेंद्र नाथ और मिन्हाल सिंह को झिंझर हुए कहा कि क्या संता देवी तुम पर सही इल्जाम लगा रही है या गलत? मुझे बताओ। मिन्हाल सिंह जो शदीद नशे की हालत में था वह उठा और उस नशे लहजे में मुझसे कहने लगा, सर जी हाँ, हमने इससे मजे लिए हैं। यह तो टके टके की बिकने वाली डांसर फहाश है। हम दोनों ने इसे 20 से 20 दिए हैं। उसने नशे की हिचकी लेते हुए मुस्कुराती हालत में जुमला कहा तो मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारते हुए कहा कि कम बख्तौर, तुमने मेरे लिए कैसा पहाड़ जैसा अजाब खड़ा कर दिया है। उसको तो मैंने तुम्हारी और अपनी तफरीह और बोरियत दूर करने के लिए सिर्फ डांस की गर्ज से बुलवाया था। यह तो हमारी मेहमान थी। साहब जी, इस 2 टके की रकासा के लिए आप इतना क्यों नाराज हो रहे हैं? यह तो धले धले के पीछे मटक मटक कर अपने कूले थरथरा आती है। सर इंद्रनाथ थोड़ी देर खामोशी के बाद बोला तो मनाज कौर ने झट से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। तेरी यह मजाल टके मार। जिस्म फरोश गंदी गाली देकर मनाज कौर ने धक्का देते हुए उसे मारने की कोशिश की तो उसका बाजू बिजली की रफ्तार की तरह करीब खड़े एक अहल का शेरे ने पकड़ लिया। सर जी आप यहाँ से जाएं, ऐसा ना हो कि हमारा हाथ आप पर उठ जाए। हम यह नहीं देखेंगे कि आप हमारे ऑफिसर हैं। आप जाएं, अपनी कराए की माशुका से मजे ले। मिन्हाल सिंह ने नशे की हालत में
मुझे तम कि मैं मसलेहत इसलिए वहाँ पर उनसे ना उलझा क्योंकि अगर मैं उनसे लड़ता या उन्हें मजीद बेइज्जत करता तो बात बहुत आगे बढ़ जाती। मैंने अपने अंदर के गुस्से की शिद्दत को अपने अंदर उंडेला और उन दोनों को कहा कि तुम दोनों फिलहाल यहाँ से दफा हो जाओ। तू कौन होता है हमें हमारे खेमे से निकालने वाला? हम दोनों सरकारी मुलाजिम हैं, तेरे नहीं। सरेंद्र सिंह ने बड़ी गुस्ताखी और बदतमीजी से मुझे झंझोट हुए कहा। वहां खड़े दगल अहरक उन दोनों नशों के मुंह नहीं लगना चाहते थे। वह नशे की हालत में कुछ भी बड़ा नुकसान मारपीट कर सकते थे, इस वजह से वह खामोश चुप खड़े रहे। क्रिया नामी इंजीनियर, अकबर खान, प्रसाद, कमल, मिथा सिंह वगैरह वहां उन दोनों को मारना पीटना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मसलत मना कर दिया। मेरी ख्वाहिश यह थी कि यह दोनों खेम से बाहर चले जाएं और मैं संता देवी से माफी मांगूं ताकि उसका गुस्सा कुछ कम हो और वह हमारे पास से शांति से अपने ठिकाने पर चली जाए। एक तो बड़ा मसला यह था कि वह पैसों की ज्यादा लालची ना थी, वरना मैं उसे कुछ बड़ी रकम देकर मना लेता। मुझे अभी मेराज पूरा अपनी नायिका के पास जाना है, चल मुँह नाज़ इससे कह कि मुझे यहाँ एक सेकंड भी नहीं रहना। उसकी बात सुनकर मुझे उस लम्हे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया हो और मेरे अंदर से कुछ समझने बूझने की सलाहियत खत्म हो गई हो। मैं दरअसल दोहरी मुसीबत का शिकार हो गया था। एक तो उन दोनों बदमाशों सर इंद्रनाथ और निहाल सिंह से लड़ाई मार कुटाई नहीं कर सकता था, यह दोनों बहुत खलड़ थे। दूसरे संता देवी का अगला क्या अमल होता है, मुझे उसकी जानिब से भी हजार वसवसे और अंदेशे डस रहे थे। इसी दौरान यह हुआ कि सुरेंद्रनाथ को हमारे एक ऑफिसर ने जोश और गुस्से में आकर अचानक जदक करना शुरू कर दिया। निहाल सिंह जो पहले ही बहुत पिए हुए था, उसने करीब पड़ी हुई एक आनी सलाख उठाकर उसे गलीज गंदी गालियां निकालते हुए पहले संता देवी के मुंह पर मुक्का मारा, जिससे उसके नाक से खून निकलकर होठों तक आ गया। फिर निहाल सिंह ने उसके उस लकड़ी के बक्से को उठाकर जमीन पर जोर से पटका। यह ना करो, मेरे महबूब को कुछ हो जाएगा। संता देवी उस पर रोते हुए चिल्लाई। वह बिजली के मानेद उस बक्से की जानिब लपकी, लेकिन हम सबने वहां यह वहशतनाक मंजर देखा कि उस संदूक से कोई चूहा वगैरह नहीं जिसकी हमें तवक्कालतू मंजर देखकर सारे लोग दहल गए। समझो कि सबकी सिट्टी गुम हो गई। मनाज कोड़ तो बेहोश होकर मेरी बाहों में आ गिरी और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह हुई कि निहाल सिंह, जो इससे पहले नशे की हालत में इतना बड़ा बदमाश बना हुआ था, उसकी हवा भी निकल गई। जबकि सर इंद्रनाथ भी हक्का बक्का होकर नाली से भागते सांप को देखता रहा। तो यह था तेरा महबूब जीवन साथी। अरे पागल, इस खतरनाक सांप को तूने बक्से में बंद किया हुआ था। यह अगर तुझे या किसी और को यहाँ डस लेता तो यह बात मैंने उससे कही। संता देवी ने निहाल सिंह सरेंद्र नाथ को घूर कर देखा और कहा, देखना अब मेरा यह जुनूनी गुस्से वाला जीवन साथी तुम लोगों के साथ कैसा इबरतनाक सलूक करता है। तुमने मेरी इज्जत लूटकर अपनी जिंदगियां दांव पर लगा दी हैं। देख, मैं अभी तेरे महबूब को तलाश
करके लाठियों की नजर करके मारता हूँ। ठीक है सरेंद्र, तू जा मेरे जीवन साथी को तलाश करके जरा मार के तो दिखा, वह तेरे तो क्या तेरे बाप के काबू में भी ना आएगा। संता देवी ने बड़े वूक के साथ यह बात कही थी। प्लीज संता देवी, इसे एक बुरा हादसा समझना कि हम ज्यादा अच्छे लोगों के दरमियान यह दो शैतान थे। तुम्हारे साथ यह सब कुछ घटना हुई है, मुझे इसका दिल ही अफसोस है। मेरा इसमें दूर दूर तक कोई दोष नहीं है। संता देवी रोते चिल्लाते हुए बोली, तुम मेरे साथ होने वाले इस जुल्म मेरी इज्जत के लुटने के जिम्मेदार क्यों नहीं हो? तुम ही यहाँ होने वाले काम के इंचार्ज हो। मैं और मनाज कौर तुम्हारे ही कहने पर यहाँ तुम्हारे लोगों की याशी का सामान बनकर आई थी। हमारी इज्जतों की हिफाजत करना तुम्हारा ही फर्ज और जिम्मेदारी था। वह मुसलसल रोए जा रही थी। मैंने जब देखा कि वह मेरी सफाइट रही तो मैंने मजबूरन मनाज कौर को कहा कि तू इसकी नफ्स समझती है, तू इसे मेरी खातिर संभाल। बहरहाल मनाज कौर ने उसको अपने लहजे में समझाया कि इस हादसे में डेविड माइकल का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई सिक्योरिटी मौजूद ना थी और दूसरे एक हद तक कसूर बजाते खुदा देवी का भी था, क्योंकि वह वारदात की रात क्यों खेमा उसे कहा गया था कि वह हमारे खैम में आकर सोए। इस दौरान निहाल सिंह और सुरेंद्र नाथ ना जाने कहाँ चले गए थे। मुझे किसी ने बताया था कि वह दोनों खैम से बाहर सांप को मारने के लिए गए हैं। उसके साथ मेरे अमले के दो अहलका भी गए थे। उनमें से एक का नाम सिद्धू और दूसरे का नाम अशरफ था। संता देवी ने फिर बड़े इत्मीनान से कहा कि इन चारों की मजाल नहीं कि वह मेरे महबूब का जरा सा भी बाल बीका कर सकें। मेरा जीवन साथी बहुत होशियार और समझदार है। मैंने मनाज कौर को कहा कि मैं तुम्हें एक खुसूसी गाड़ी के जरिए मेराज पूरा फतेहपुर छुड़वा देता हूँ, लेकिन तुम दोनों को अपने अपने धर्मों की कसम कि तुम मेरी कोई शिकायत अपनी नायिका से नहीं करोगी, वरना मेरी ना सिर्फ नौकरी काट जाएगी बल्कि आइंदा कोई नायिका वगैरह किसी लड़की को किसी गोरे के पास अयाशी के लिए नहीं भेजेगी। मैंने ऊटपटांग किस्म की उससे मिन्नतें और समाजत करना शुरू कर दी। संता देवी ने खुद भी इस बात का इकरार किया कि जो कुछ भी मेरे साथ यह बुरा हुआ है, लेकिन तुमने हम दोनों लड़कियों को इज्जत से रखा है, लेकिन उन दोनों खबीस ने इंतहा घटिया किरदार अदा किया। मैं तुम्हें यकीन से कहती हूँ कि यह बहुत जल्द मेरे आशिक जीवन साथी सांप के हाथों बड़ा इबरतनाक सबक हासिल करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ वह रोई भी जा रही थी। मैंने दोनों लड़कियों मनाज कौर और संता देवी से जाते जाते माफी मांगी। मनाज कौर तो मुतमिन सी थी, लेकिन उसने जाते जाते ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे मिलने जरूर आना। लेकिन संता देवी खामोश और अफसुर्दा सी थी। वह बार बार उस नाली की तरफ देखे जा रही थी जहां से बकल उसका जीवन साथी सांप भागा था। मैंने मनाज कौर से हाथ जोड़कर कहा कि यह इस नागनी हादसे को यहीं भूल जाए और इसकी शिकायत हरगिज अपनी नायिका को ना लगाए। उसने मुझे कहा कि इसकी इज्जत लुटी है, मैं इसका गम दुख कैसे भुला सकती हूँ।
यह तो यहाँ सिर्फ अपना रक्स और मजदूरी करने आई थी, लेकिन मैं बहरहाल इसे तसल्ली और दिलासा दूंगी, समझाने की भरपूर कोशिश करूंगी। उन दोनों के जाने के बाद में इंतहा अजियत की सूली पर चढ़ा रहा। मुझे अफसोस होता था कि मेरे होते हुए उन दो जालिमों ने उस बेचारी की इज्जत लूट ली, और वह भी आखिरी दिन उसे यह दाग दिया। मैंने अपने अहलका को हकम तौर पर कहा कि इन चारों को बाहर जाकर ढूंढो, वह कहाँ सांप को मारने गए हैं, गए भी हैं या नहीं। सर, उन दोनों को आने दे, देखना हम उनकी कितनी दुर्गत बनाते हैं। उन कुत्तों ने यह कोई मामूली या आम वारदात नहीं कि उन्होंने महाना काबले माफी पाप किया है। यह बात इंतहा बरहमी और गुस्से के आलम में अकबर खान, प्रसाद कमल और वहाँ चंद अहलकार ने मुश्तरका तौर पर मुझसे कही थी। मैं काफी देर तक खमा नंबर 4 में बैठा रहा, बल्कि वहाँ मेरा बकिया आमला और स्टाफ भी अपने खैम से निकल कर आ गया था। तकरीबन आधे घंटे के बाद सिद्धू और अशरफ अली सर इंद्रनाथ को डंडा डोली के अंदाज में उठाकर हमारे पास ले आए। मैंने घबराई हुई कैफियत में पूछा, यह सर इंद्रनाथ को क्यों यूं इस हालत में ला रहे हो? सर जी, मुझे और सरेंद्र नाथ को सांप ने काट लिया है। क्या कहा? यह तुमने मेरे लिए एक नया अजाब पैदा कर दिया है। मैंने अपना सर पकड़ लिया। सर, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, मुझे बचा लो, अस्पताल ले जाओ। सर इंद्रनाथ ने चिल्लाते हुए कहा। मेहता सिंह चिल्लाया, तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरे साथ नाग ने पहला इंतकाम ले लिया है। वह संता देवी सही कहती थी कि मेरा जीवन साथी इन दोनों से जरूर इंतकाम लेगा, और उसने वाकई ऐसा कर दिया। मिथा सिंह रिया नामी इंजीनियर प्रसाद कमल ने इंतहा बेदर्दी से उसे मारना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने सिद्धू और अशरफ अली को भी दिल खोलकर फेंटी मारी। तुम इन दोनों के साथ क्यों सांप को मारने गए थे? जी, यह दोनों हमारे दोस्त थे ना, इसलिए हम दोस्ती के पीछे मुरव्वत में गए थे। मिन्हाल सिंह कहाँ है? और तुम दोनों को सांप ने कैसे काटा? अकबर खान ने सिद्धू के पेट में बड़ी जोरदार जर मारते हुए पूछा, लेकिन इसका जवाब सर इंद्रनाथ ने तकलीफ के आलम में दिया कि मैंने और अशरफ ने सांप को एक पत्थर के पीछे छुपे देख लिया था। अशरफ ने मिन्हाल सिंह को कहा कि मैं पीछे से आता हूँ और तुम दोनों ऊंचे दरख्त वाली जानिब से आकर इस पर डंडों से हमला करना। बस सर, मुख्तसर यह है कि हमने सांप को डंडे से मारा तो वह आगे नहीं भाग रहा था, वह अपनी जगह बेसुध पड़ा रहा। हमने दिल भर कर उसे पत्थर सोटे मारे। हमें ऐसा लगा कि वह मर गया है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसने नीम मुर्दा हालत में एक बिजली की मां ने जिस लगाकर पहले सर इंद्रनाथ पर हमला किया और फिर अशरफ को भी उसने हल्का सा डसा, लेकिन भगवान की कृपा से उसने मोटी पैंट पहनी हुई थी। सांप की जरा सी जीभ उसकी टांगों को मस की है। सिद्धू ने यह सारी बात बताई, जबकि मिन्हाल सिंह हमारा यह हाल देखकर घबराकर वकाउट। सर जी, गुस्सा मारपीट बाद में करना, पहले भगवान के लिए मुझे अस्पताल ले जाओ, लगता है मेरे बाजुओं में सांप ने डस कर कोई आग सी भर दी है। मुझसे मजीद तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे जहर का टीका लगा दो ताकि मैं मर जाऊं।
मैंने देखा कि वाकई सिर इंद्रनाथ की आंखों की पुतलियों का रंग तब्दील हो रहा था। मुझे तशवी हुई। मैंने अकबर खान और प्रसाद कमल शामी नामी एक एहलकार को कहा कि हमें इसे फौरी तौर पर फतेहपुर सीकरी के सरकारी अस्पताल में ले जाना चाहिए। यह यहाँ सांप के जहर से मर ही ना जाए। अलबत्ता अशरफ तकलीफ में जरूर था, लेकिन वह होश वाली बातें कर रहा था। तू भी चल। नहीं सर, मुझे उसने हल्का सा काटा है। वह अस्पताल जाने से डर रहा था। मुझे उन दोनों पर तर्श और गुस्सा मुश्तरका तौर पर आ रहा था। मैं क्या करता? मैं इस टास्क का इंचार्ज था। सारी जिम्मेदारी मुझ पर आती, लिहाजा हम 7 अफराद उन दोनों को फतेहपुर सीकरी के सरकारी अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टरों ने उन दोनों को चेक किया तो उन्होंने बताया कि सर के जिस्म में जहर की मिक 90% और अशरफ के जिस्म में न होने के बराबर सांप का जहर सरात कर चुका है। अशरफ तो बच जाएगा, लेकिन सरेंद्र नाथ अगले 4 घंटों के अंदर मर जाएगा। इसका अब कोई इलाज मुमकिन नहीं है। सरेंद्र ने यह बात सुनी तो वह रोने लगा। उसने मुझे कहा कि मुझे माफ कर देना। मुझे मिन्हाल सिंह ने वर्ग लाया था। दरअसल संता देवी के हुस्न में इतना सहर और जादू था कि हम उसकी जानिब लाशौरी तौर पर राग़ब हो गए। बस यूं समझे कि हम हमारे आब और सोचों पर शैतान का गलबा हो गया था। संता देवी रात गए हमारे खैम में अपना सामान समेट कर थक गई थी। मैंने उसकी चाय में बेहोशी की दवा मिला दी थी जो मुझे मिन्हाल सिंह ने दी थी। वह चाय पीकर बेहोश हो गई तो मिन्हाल सिंह के बाद जब मैं उसके करीब गया और मैंने जब उसकी इज्जत का खिलवाड़ किया तो उसे ना जाने कैसे होश आ गया। सच्ची बात यह है कि उसे हमने कोई 20 नहीं दिए थे, ना उसने मांगे थे। उसने अपनी हालत देखने के बाद पहले तो रोना शुरू कर दिया और बाद में हम दोनों को थप्पड़ वगैरह मारे। हमने भी उसे मारा था। इस दौरान उसके बक्से में बंद कोई जानवर शिद्दत से फड़फड़ा रहा था। उसे हम पहले चूहा समझे थे, लेकिन वह तो बाद में सबके सामने सांप निकला। मैंने सर इंद्रनाथ को कहा कि तुम्हारी मौत अब अटल है। तुम अब शांति से अपनी आंखें बंद करो और सुकून से मर जाओ। सर इंद्रनाथ अस्पताल में सांप के डसने की वजह से खूब चिल्लाया। उसका दर्द तकलीफ हमसे देखी नहीं जा रही थी। संता मुझे मुझे माफ कर दो। वह गशी के आलम में यह जुमला बार बार दोहराए जा रहा था। सर, मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखना। उसने अपनी सांसें टूटते हुए यह जुमले कहे। वह वाकई डॉक्टरों की तश्त के मुताबिक 3 घंटे के अंदर मर गया। उसके मरने के बाद डॉक्टरों ने उसकी लाश और अशरफ के खून के नमूने इस गर्ज से हासिल किए कि उन्हें किस किस्म के सांप ने डसा था। यह सिर्फ वह अपनी मालूमात के लिए, तफसील हासिल करने के लिए मालूम करना चाहते थे। मुझे बहुत बाद में पता चला था कि उन दोनों के अंदर कोलो मांबा किस्म के सांप के जहर के असरात मिले थे। अब संता देवी कहाँ से उसे लाई थी, उसका इस सांप से क्या नाता था? इन सवालात के जवाब ना मुझे और ना ही किसी और को मिल सके थे। सर इंद्रनाथ की लाश को उसके रिश्तेदारों को मैंने अस्पताल के अंदर ही वसूल करवा दी थी। मैं जब सोनारी गांव अपने चंद साथियों के साथ
अस्पताल से वापस आ रहा था तो भांडा गांव के करीब मुझे यूं लगा कि जैसे मेरे पाँव में कोई लंबी सी रस्सी लिपटी घूम रही है। मैंने जब अपने पाँव की जानिब देखा तो वहां कुछ ना था। मैं समझा कि यह मेरा वहम या सांप का खौफ है। मैंने गांव में किसी से अपने खौफ का इजहार ना किया। मैं जब वापस आया तो मैंने अपने सबेहलका को सरेंद्र नाथ के मरने की खबर सुनाई तो सच्ची बात है उनमें से कुछ उसे याद करके रोने लगे। दरअसल वह जैसा भी था तो हमारा स्टाफ का रुकन उसने बहरहाल बुरा किया था। मुझे उस दिन साइड पर बहुत जरूरी काम भी करना था। दूसरी बात, हमारे साथ इतना बड़ा सानिया दिल खराश वारदात का वाकया हो क्या था कि मुझे मेरे स्टाफ ने मशवरा दिया कि सर हमें आज काम रोककर सुरेंद्रनाथ के गांव उसके क्रियाकर्म के लिए जाना चाहिए। मेरे दिल में यह ख्याल आ रहा था कि आया हमें इस वाक़ की खबर हेडक्वार्टर को देनी चाहिए या नहीं। मैं इन अंदेश में फिर फंस गया था कि अगर मैंने हेडक्वार्टर को खबर दी तो इस वाक़े की लाजमा इंक्वायरी होगी और मुझे बहुत बुरे नताये पीजीटी मुझ पर सख्ती आएगी। मैंने अपने स्टाफ के बाएतमाद अफसरा अहलकार से इस मामले पर मशवरा लिया। उन्होंने कहा कि बेहतर यही है सर कि आप हेडक्वार्टर को वायरलेस करके सरेंद्र की मौत पुरस्कार सांप के काटने से हुई है यह खबर वहां दे दे। लेकिन संता देवी और मनाज कौर की आमद का गोलमोल जिक्र करें, क्योंकि उनको सोनारी गांव में यूं सरकारी ड्यूटी देते वक्त बुलाना गैर कानूनी, गैर अखलाकी होने के अलावा मिसकंडक्ट के जुमर में आता है। इसकी सजा नौकरी से बरतरफी और 1935 एक एफ एक्ट के तहत 6 साल कैद की सजा भी थी और मुझे यह पूरा यकीन था कि ऐसा मेरे साथ बुरा होना था। अलगर में बुरी तरह अपनी गलतियों के सबब फंस गया था। मेरे दिल में बार बार यह पछतावा आ रहा था कि काश मैं इन दोनों लड़कियों को ना बुलाता और यूं मेरे साथ यह पुरसरार वाकया पेश न आता। मैंने बिला आखिर दिल पर बड़ा खतरे का पत्थर बांधकर हेडक्वार्टर इतल दे दी। वहां से फौरी तौर पर मुझे फतेहपुर सेक्री मेन ऑफिस में मिस्टर जॉर्ज, चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर के सामने पेश होने का हुक्म मिला। मैं मिस्टर जॉर्ज के सामने पेश हुआ तो उसने पहले तो इंतहा भ्रमी के आलम में मुझे जलील किया, मेरी खिंचाई की कि तुमने एक ब्रिटिश ऑफिसर होते हुए इतनी घटिया हरकत क्यों की। तुम दौरानी ड्यूटी अपने और स्टाफ के तफरी के लिए रंडीबाजी करते रहे, रक्स देखते रहे। तुम देसी हिंदुस्तानी अहलका के साथ मिलकर उन जैसे तीसरे दर्जे के शहरी बनकर गंदगी में डूबे रहे। तुम्हारी इस हरकत से ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहुत सबकी हुई है। मिस्टर जॉर्ज ने मुझसे पूछा कि हमारे महकमे के काबिल अहलका की नागनी मौत हुई है और दूसरा भी सांप के डसने की वजह से घायल हुआ है, इसका तुम्हारे पास क्या जवाब है। उसने संता देवी के साथ रेप का भी जिक्र किया। सच्ची बात है कि मेरे पास अब उसके सामने सच बोलने के अलावा कोई चारा ना था। मैंने उसके सामने अपनी हरकत का तरा कर लिया, लेकिन यह कहा कि सर इंद्रनाथ की मौत सांप की महबूबा के रेप की वजह से हुई है। क्या बकवास करते हो, यह तुम कैसी पागलों वाली जादुई पुरसत वाली बेकार बातें कर रहे हो। सांप और लड़की का इश्क
क्या यह मुमकिन है? एक इंसानी लड़की कैसे हैवान जानवर से शादी करेगी? मिस्टर ऑफिसर, तुम मुझे तोहमाती जाही आना बातों से बेवकूफ मत बनाओ। मिस्टर जॉर्ज ने मुझे फौरी तौर पर नौकरी से मुअत्तल कर दिया और मुझे हुक्म दिया कि तुमने अपने खिलाफ इंक्वायरी खत्म होने तक यह शहर नहीं छोड़ना, और जब भी तुम्हें बुलाया जाए तुम पर लाजिम है कि तुमने इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होना है। नौकरी से मुअत्तली मेरे लिए किसी साने है अजीम, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चोट से कम ना था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी सूली पर लटक गया हूँ। मेरे खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी रोजाना की बुनियाद पर हो रही थी। अकबर खान प्रसाद, कमल बलराज सिंह वगैरह ने मेरे हक में गवाहियां दी, लेकिन उन्होंने तरा किया कि वाकई मैंने संता देवी मनाज कौर को साइड ड्यूटी पर बुलाया था। उन्होंने सरेंद्र नाथ और मिन्हाल सिंह के संता देवी के साथ रेप का भी तरा किया। मिस्टर जॉर्ज ने बार बार रोजाना मुझे इंक्वायरी कमेटी के सामने बुलाकर जहनी तौर पर मफल और पागल सा कर दिया था। हालांकि मैंने इंक्वायरी कमेटी के सामने यह तरा कर लिया था कि मुझसे यह गलती जरूर हुई है कि मैंने संता देवी और मनाज कौर को अपनी और स्टाफ की तफरीह के लिए बुलाया था, लेकिन इसका मकसद हमारी जहनी जिस्मानी राहत थी। पैसा भी हमारा जाती था, इससे हुकूमत को कोई मालिया नुकसान नहीं हुआ। मिस्टर जॉर्ज और एक इंक्वायरी का मेंबर मिस्टर केप्लेस से बाज़ दफ़ा इतने बेमकसद सवालात करते कि मुझे तैश आ जाता, मेरी उनसे लड़ाई हो जाती। एक मेंबर मिस्टर केप्लेस कहा कि तुम यह झूठ बात कर रहे हो कि संता देवी का किसी सांप से इश्क था, वह सांप उसका महबूब था। तुम बकवास करते हो। यह बात मैंने उससे कहा कि यह बात सच है, और मैंने अपने मौक़ के हक में कुछ गवाहियां भी दी थी। वह एक ज्यादा ही कमीना सा इंसान था। मिन्हाल सिंह जो दौरानी ड्यूटी भाग गया था, उसे तलाश करने के लिए हमारे महकमे ने पुलिस से मदद लेने को लिखा था। उसका कुछ अरसे पता न चला, लेकिन एक दिन यह खबर आई कि मिन्हाल सिंह को गुजर खान के गांव के करीब एक लंबे से सांप ने जिस्म पर लिपट कर मार दिया है। वह वहां छुपा हुआ था। इस वाक़ से मैं भी सच्ची बात है बहुत डरा हुआ था कि ऐसा ना हो सांप अपने इंतकाम का अगला निशाना मुझे बनाए, क्योंकि संता देवी ने कहा था कि मैं भी इस जुर्म में बराबर का शरीक हूँ, क्योंकि उसकी इज्जत की हिफाजत करना, उसे तहफ़्फ़ुज़ देना मेरा काम था। मैं हर वक्त इस नई कोफ्त और परेशानी का शिकार रहता था। इंक्वायरी कमेटी ने संता देवी और मनाज कौर को भी इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने का लिखा था, लेकिन वहां से कोई जवाब न आया। इसकी भी मुझे तफी हुई थी। बहरहाल मुझे इंक्वायरी कमेटी ने अपने तमी फैसले में नौकरी से बतरफ़ा कर दिया और मेरी पेंशन और मरद बंद करने के अलावा ख्वा 2000 पाउंड का भारी जुर्माना कर दिया। इस फैसले से मिस्टर केप्लेस और बुगत साफ नजर आ रहा था। अब मैं नौकरी से फारिग हो गया था। मेरी जरा सी बेवकूफ़ी मेरे मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद कर गई थी। इंक्वायरी कमेटी के फैसले के खिलाफ अपील न करने का फैसला मैंने कर लिया था। दरअसल मेरा दिल ही टूट सा गया था। बहरहाल मैंने फतेहपुर सकरी के बाजारे हुस्न जाने का फैसला किया। मुझे मनाज कौर की याद आ रही थी। मैं
एक दिन उससे मिलने उसके कोठे पर गया। वह फड़ते जज्बात और मोहब्बत में मुझसे लगकर रोने लगी। कैसे हो? मैंने उसे अपनी नौकरी की बरखता की और खस्ता हालात का जिक्र किया तो उसने मुझे तसल्ली दी कि यह तुम्हारा इम्तिहान है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मुझे अपने बच्चों से भी मिलवाया। उनका हुलिया गरीबा और मायूस कुन था। तुमने देख लिया ना डेविड, मैं अपने जिस्म का धंधा अपनी मजबूरी की वजह से करती थी। हाँ, तुम वाकई एक आम लुटेरी और फहाश लड़की से हटकर साफ को और सुलझी हुई लड़की हो। मैंने भी उसे कहा। फिर मैंने उससे पूछा कि ता देवी कहाँ है। उसने मुझे यह दिल खराश दुखी खबर सुनाई कि वह जब तुम्हारे पास से अपनी इज्जत लटवाकर आई थी, वह उस दिन से शदीद जहनी दबाव और बुखार की शिद्दत का शिकार हो गई थी। उसने बोलना और मिलना जुलना छोड़ दिया था। वह हर वक्त मुसलसल इस जुमले की रट लगाई रहती थी कि पुन्नू तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरे जीवन साथी, तुम मेरी इज्जत के हथियारों से इबरतनाक इंतकाम जरूर लेना। फिर बिला आखिर यह बातें कहते कहते वह एक दिन मर गई। मैंने मनाज कौर से कहा कि मैं वापस इंग्लैंड जा रहा हूँ, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं बचा। तुम अगर चाहो तो मुझे इस हालत में बेहैसियत खवंद कबूल करोगी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। वह मेरे गले लगकर बोली कि क्या तुम मेरे 2 बच्चों और मेरे दूसरों के इस्तेमाल शुदा जिस्म समेत मुझे कबूल करोगे? हाँ, मैंने रोते हुए उसे कहा तो वह बोली ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि जैसे मेरी मायूस कुन अंधेरे वाली जिंदगी में कुछ रोशनी सी आ गई है। मैं उसके कोठे में 2 रोज रहा। उसने मुझसे वादा किया कि मैं तुमसे शादी के बाद अपना यह काम छोड़ दूंगी। मेरी उसकी नायिका से भी बात हुई। सच्ची बात है कि वह भी एक अच्छी औरत थी। उसने उसे मेरे साथ जाने की इजाजत दे दी। उसके दोनों बच्चों को मैंने अपने साथ इंग्लैंड ले जाने के बाद अच्छे तालीमी इदार में दाखिल करवाने का बंदोबस्त भी कर लिया था। मेरे और मनाज कौर के दरमियान तय हुआ था कि हम दोनों अपने अपने मजहब पर कायम रहेंगे। लेकिन मेरी इस कहानी में बड़ा दिल दुखाने वाला मोड़ आया। मैं सोच कुछ और रहा था और हो कुछ और गया। बहुत बुरा हुआ। एक दिन मनाज कौर मेरे साथ सोई हुई थी। अचानक रात 3 बजे हमारी चारपाई के नीचे से एक लंबा, तकरीबन 10 फुट लंबा सांप बरामद हुआ। वह पहले मेरे ऊपर आया। मैंने उसे देखा तो मेरी गिग्गी बन गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे खौफ के मारे मेरे मुंह में ताला लग गया हो। वह सांप रंग और शक्ल में बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मैंने सुनारी गांव में खेमा नंबर 4 की नाली से भागते हुए देखा था। वह सांप मुझे छोड़कर बिजली की माने सोती हुई मनाज कौर के गले से बुरी तरह कुंडली मारकर चिमक गया। मैंने उसे दबोचा कि वह अपनी गिफ्ट छोड़ दे, लेकिन उसने मनाज कौर को संभलने का मौका ही नहीं दिया। वह बेचारी सेकंडों में मर गई। उसके बाद सांप ने मुझे बगैर देखा। मैंने बाइबल की सूरतें पढ़ी। मुसलमानों का जुमला अल्लाहू अकबर कहा। वह सांप मुझे बगैर नुकसान दिए फौरन एक छलांग लगाकर वहां से भाग गया। मुझे जिंदगी भर यह बात समझ न आई कि संता देवी के रेप में मनाज कौर का
या कसूर था वह बेचारी बेवजह उसके आशिक सांप के इंतकाम का निशाना क्यों बनी। मेरी आखिरी ख्वाहिश मनाज कौर से शादी की तो पूरी ना हो सकी, अलबत्ता मैं उसके दोनों बच्चे इंग्लैंड ले आया। वहां मैंने उन्हें आला स्कूल में दाखिल करवा दिया। मनाज कौर की मोहब्बत आज भी मेरे दिल में है, उसे मैं कभी नहीं भूला। इसके साथ ही संता देवी के आशिक और महबूब सांप के पुरस्कार इंतकाम को याद करके मैं आज भी जहनी दबाव का शिकार हो जाता हूँ और